हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 9 का जो विविध प्रश्नावली हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसके 13वें और 13वें से आगे के क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में मैंने इसके पहले के प्रश्नों को और शेष प्रश्नावलियों के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। और तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं 13वें प्रश्न से। क्या कह रहा है 13वां प्रश्न, यदि a प्लस बी एक्स बटा ए माइनस बी एक्स बराबर b प्लस सी एक्स बटा बी माइनस सी एक्स बराबर c प्लस डी एक्स बटा सी माइनस डी एक्स, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 है हो तो दिखाइए कि a कामा b कामा c कामा d गुणोत्तर श्रेणी में है। मतलब ये चीज़ हमें दिया है और इससे हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ले लेते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, बस इन दोनों को हम ले लेते हैं। तो चलिए हम इन दोनों को लेते हैं। तो ए प्लस बी एक्स बटा ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स बटा बी माइनस सी एक्स हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं। तो ए प्लस बी एक्स पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में बी माइनस सी एक्स हो गया, बराबर पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी एक्स, दूसरे क्वेश्चन में बी प्लस सी एक्स हो गया। अब इसका हम गुणा कराते हैं तो क्या आएगा, इसका इसमें गुणा किया तो ए बी हो गया, फिर इसमें इसका गुणा किया तो माइनस ए सी एक्स हो गया, यहाँ पर माइनस ए सी एक्स रहेगा, यहाँ ए रहेगा। फिर इसका हमने गुणा कराया इसमें तो प्लस बी स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस बी स्क्वायर एक्स। फिर इसका इसमें हमने गुणा किया तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार हमने इसका गुणा कराया तो ए बी हो गया, फिर प्लस ए सी एक्स हो गया, फिर इसका इसमें माइनस बी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसका इसमें तो क्या हो गया माइनस बी सी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इधर भी ए बी कट गया, इधर भी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, इधर भी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, इधर माइनस ए सी एक्स है क्योंकि ये ए है, ए माइनस ए सी एक्स है, और इधर प्लस ए सी एक्स है, इस वाले को इधर ले आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ए सी एक्स और ये वाला इधर जाएगा तो प्लस ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स 2ac हो गया। ठीक है, अब इधर माइनस बी एक्स स्क्वायर, इधर प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस वाले को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा तो बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमने ये बी स्क्वायर एक्स तो सही है और यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर होगा, ये गलती से एक्स का स्क्वायर लग गया, यहाँ बी स्क्वायर एक्स होगा, इसको हमने इधर ले आया तो 2b स्क्वायर एक्स हो गया। 2 से इधर वाला 2 कट गया, x से इधर वाला x कट गया, b स्क्वायर बराबर ए से निकल के आ गया। अब हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया तो b बराबर कौड़ी में ए से निकल के आ गया। अब तो ये गुणोत्तर माध्य जैसा लग रहा है कि ये a और c अगर पहला और तीसरा पद है और b वाला मध्य पद है तो b बराबर अंडर रूट ए सी होता था, हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो ए बी सी जी पी में हो गया क्योंकि ये तो गुणोत्तर माध्य हो गया। तो ए बी सी हमने जी पी में है ये प्रूफ कर दिया, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी भी है। तो चलिए अब डी वाले का निकालते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम अब इन दोनों को लेंगे, हम इस पक्ष को और इस पक्ष को, मध्य पक्ष को और तीसरे पक्ष को लेते हैं। तो क्या होगा, b प्लस सी एक्स बटा बी माइनस सी एक्स बराबर c प्लस डी एक्स बटा सी माइनस डी एक्स, ये चीज़ होगी। अब इसमें भी ठीक वही पैटर्न तिर्यक गुणा करते हैं तो b प्लस सी एक्स, दूसरे क्वेश्चन में c माइनस डी एक्स बराबर पहले क्वेश्चन में b माइनस सी एक्स, दूसरे क्वेश्चन में c प्लस डी एक्स, ये चीज़ हो गई। अब फिर इसका अंदर गुणा कर देते तो ये हो गया बी सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर बराबर, फिर इधर आया बी सी प्लस बी डी एक्स माइनस सी एक्स सी स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम मिस्टेक, माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर हमने इस एक तरफ का पक्षों को जैसे ऊपर किया है तो ये 2c स्क्वायर एक्स बराबर 2bd x हो गया। अब इसमें 2 कट गया, आया क्या, x से x कटा, आया क्या c स्क्वायर बराबर bd, c स्क्वायर बराबर bd आ गया। इसमें भी वर्गमूल ले लिए तो आया c बराबर अंडर रूट bd। अब इससे हमें क्या मिल रहा है कि बी सी डी जी पी में है, उधर हमने क्या प्रूफ किया कि ए बी सी जी पी में है, इधर बी सी डी जी पी में है। मतलब
ए बी सी डी जी पी में है और बी सी डी भी जी पी में है। इसका मतलब ए बी सी डी चारों जी पी में है। देखिए, क्योंकि बी सी उसमें भी पढ़ रहा है, बी सी इसमें भी पढ़ रहा है, तो दोनों का सेम पैटर्न आ जाएगा, तो चारों ए बी सी डी जी पी में हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया, यही हमसे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14वां प्रश्न क्या कर रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी में एस कामा एन पदों का योग कामा पी उनका गुणनफल है। मतलब कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी है, उसमें गुणोत्तर श्रेणी में एस एन पदों का योग है, मतलब जो एस है वो एन पदों का योग है और जो पी है उनका गुणनफल है। एस एन पदों का योग है, पी एन पदों का गुणनफल है तथा आर उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर आर की पावर एन बराबर एस की पावर एन। यही हमें प्रूफ करना है। तो हमसे कहा है कि एस एन पदों का योग है, तो एस बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन तक होगा। ये चीज़ हो गई। और दूसरे स्टेटमेंट में कहा है पी उनका गुणनफल है, तो जो अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रथम पद ए आएगा, सार्वनुपात आर आएगा, तो योग क्या होता है, ए कोष्ठ में आर की पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन। तो ये एस को हमने इस रूप में लिख दिया। अब पी दिया है कि एन पदों का गुणनफल है, तो पी बराबर क्या होगा, ए गुड़े ए आर प्लस गुड़े ए आर स्क्वायर गुड़े डॉट 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 गुड़े ए आर की पावर एन माइनस वन होगा। ये ठीक है। अब इसमें देखिए हर जगह ए होगा, ए एन बार है, ए एन बार है, मतलब आधार समान है और सबकी घात ए की घात एक ही है, तो सब घात जुड़ जाएगी एन तक, वन प्लस वन प्लस वन प्लस एन तक जुड़ेगा। अब गुणे आर की पावर भी ऐसे ही होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसे ही यहाँ वन है, यहाँ टू है, फिर यहाँ एन माइनस वन है, तो वैसे ही जाएगा ये बढ़ते क्रम में, आर की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन तक। अब इसका हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस, ये हमें एक समांतर श्रेणी लग रही है, जहाँ पर देखिए प्रथम पद ए वन है, प्रथम पद वन है और सार्वंतर हर जगह वन ही है। मतलब इसको हम इस फार्मूले से निकाल देंगे। क्या होता है, समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला होता है कि एन बटा दो कोष्ठ में एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, हमने किया है n बटा दो कोष्ठ में a प्लस एल, यहाँ a प्लस एल वाला फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ a हमें मालूम है, l भी हमें मालूम है, तो n बटा दो, n की जगह पे ये कितनी संख्या है, n माइनस वन, तो n की जगह पे n माइनस वन बटा दो कर दिया हमने। और कोष्ठ में क्या आया, वन प्लस a प्लस यल है, तो a वन है, तो वन प्लस यल अंतिम पद क्या है, एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस वन, उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वन प्लस वन से माइनस वन कट गया, तो आया क्या, एन माइनस वन इंटू एन बटा दो। अब ये चीज़ इस आर की घात का मान हमने निकाल दिया। अब आर की घात का मान उसमें रख देते हैं, तो क्या आया, आर की पावर एन कोष्ठ में एन माइनस वन बटा दो, ए की पावर वैसे ही है। अब आर बराबर क्या, एक बटा ए प्लस एक बटा ए आर प्लस एक बटा ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक बटा ए आर की पावर एन माइनस वन। क्योंकि हमसे प्रश्न में क्या है कि जो आर है वो एन पदों के व्युत्क्रमों का योगफल है, तो व्युत्क्रम क्या होता है, एक बटा ए, ठीक उल्टा, सबका व्युत्क्रम हमने कर दिया, उसका योग कर दिया, तो आर ये निकल के आ गया। देखिए यहाँ पर प्रथम पद एक बटा ए होगा और यहाँ ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। देखिए कैसे सार्वनुपात निकालते हैं, दूसरा पद बटा पहला पद, तो हल किया हमने एक बटा ए, एक बटा आर आया, तीसरा पद बटा दूसरा पद, हल किया हमने तब भी एक बटा आर आया, मतलब सार्वनुपात समान है, तो ये एक जीपी है। अब जीपी के योग का फार्मूला से अमल कर देंगे, क्या होता है, ए कोष्ठ में आर की पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन, तो ए है हमारा यहाँ एक बटा ए, कोष्ठ में वन माइनस, क्योंकि आर जो है वो एक से छोटा लग रहा है, तो एक से छोटा वाला फार्मूला लगा देंगे, वन माइनस एक बटा आर की पावर एन बटा एक माइनस एक बटा आर, ये हो गया बराबर एक बटा आर, ये इसको और सॉल्व कर देते हैं, वन माइनस वन बटा आर की पावर एन हो गया बराबर, नीचे हमने लॉस ले लिया आर, ऊपर आया आर माइनस वन। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको अभी हम क्या करते हैं कि ये जो आर माइनस, ये इसको ऐसे लिखते हैं, एक बटा आर कोष्ठ में आर की पावर एन, क्योंकि ऊपर वाले का भी हमने लॉस लिया, आर की पावर एन माइनस वन बटा आर की पावर एन
बटा में आर माइनस वन बटा आर वैसे ही है। अब इसमें से हमने एक बटा ए को आगे लिख दिया, कोष्ठ में इतना आएगा, कोष्ठ में आर की पावर एन माइनस वन बटा आर की पावर एन आ गया। अब ये जो जब ऊपर जाएगा तो आर ऊपर हो जाएगा, आर माइनस वन नीचे हो जाएगा, तो आर ऊपर हो गया, आर माइनस वन नीचे आ गया, तो ये चीज़ हमारा आर का मान भी निकल गया। अब हम देखते हैं कि प्रूफ क्या करना है। पी स्क्वायर गुणे आर की पावर एन बराबर एस की पावर एन, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS को ले लेते हैं, पी स्क्वायर आर की पावर एन को ले लेते हैं। हम मान रखते हैं पी का हमने क्या निकाला है, ए की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन बटा दो की का होल स्क्वायर, और आर का मान रखते हैं एक बटा ए कोष्ठ में आर की पावर एन माइनस वन बटा आर की पावर एन, दूसरे कोष्ठ में आर बटा आर माइनस वन पूरे का होल की घाते एन, ये चीज़ आ गई। अब सबका स्क्वायर का अंदर गुणा कर देते, तो ये हो गया ए की पावर 2n, ये हो गया आर की पावर 2 कट गया है नीचे बटा वाला, तो एन स्क्वायर माइनस एन आ गया, कि अंदर गुणा करा दिया हमने। फिर ये गुणे में है तो गुणे का निशान, फिर ये 1 बटा ए की पावर एन आ गया, क्योंकि 1 की पावर एन रखो का कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 1 बटा ए की पावर एन आ गया, ठीक है। उसी तरह इसको भी तोड़ दिया, आर की पावर एन माइनस वन का होल की घाते एन बटा आर की पावर एन की घाते, यहाँ पर होना चाहिए आर की पावर एन की घाते एन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आर की पावर एन बटा आर माइनस वन की होल की घाते एन। अब इसको हमने क्या किया कि ए के जितने पावर हैं, ये ए की पावर एन है, ऊपर अगर हम इसको बटा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एन हो जाएगा। अब यहाँ ए की पावर माइनस एन है, यहाँ ए की पावर 2n है, आधार समान है तो घात जुटेंगे, तो ए की पावर 2n माइनस एन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसका हमने क्या किया अभी, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये आर की पावर एन स्क्वायर माइनस एन है, ठीक है। अब हम इसको नहीं छेड़ते हैं और इसको नहीं छोड़ते हैं, इस दोनों को गुणे में है तो इसके बटा इसके भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर यहाँ 2 की जगह n होगा, तो ये हो जाएगा आर की पावर n घात का घात गुणा हो जाता है, तो आर की पावर n स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर n स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर की पावर n है ही, तो जब आर की पावर n स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो आर की पावर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। आर की पावर माइनस n स्क्वायर, यहाँ है आर की पावर n, यहाँ है आर की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब सब का आधार समान है तो सब जुट जाएंगे, तो आर की पावर n स्क्वायर माइनस n जुटा, यहाँ होगा आर की पावर माइनस n स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस n है घात में तो प्लस n लिख दिया। अब ये सारे कट गए तो आया क्या, आर की पावर 0, आर की पावर 0 1 हो गया, इसको हमने वैसे ही लिखा, इसको भी वैसे ही लिखा। अब देखिए यहाँ ए की पावर n है, और कोष्ठ में आर की पावर n माइनस वन की घाते n बटा आर माइनस वन की घाते n। अब क्या करते हैं कि इस पूरे की यहाँ भी घाते नहीं, यहाँ भी घाते नहीं, यहाँ भी घाते नहीं, तो इस पूरे की घात को n कर देते हैं, इस पूरे की घात को हमने n कर दिया, तो एक कोष्ठ में आर की पावर n माइनस वन बटा आर माइनस वन पूरे की घात n। अब यही चीज़ क्या है, s के बराबर है, देखिए यहाँ हमने देखिए यही चीज़ जो है वो s के बराबर है, तो इसके जगह पे हम s रख देते हैं, s रख देते हैं, इसके जगह पे हमने s रख दिया, घाते n वैसे ही है, तो s की घाते n बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि यही हमें RHS में प्रूफ करना था, तो यही हमारी चीज़ प्रूफ हो गई थी। इति सिद्धम, ये हमारा सवाल हो गया 14वां सॉल्व। अब देखते हैं 15वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद क्रमशः ABC, तो सिद्ध कीजिए कि Q माइनस आर गुणे ए प्लस आर माइनस पी गुणे बी प्लस पी माइनस क्यू गुणे सी बराबर 0, ठीक है। मतलब पीवा क्यूवा आरवा पद क्रमशः ABC। तो चलिए इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसमें हमें प्रश्न में ही स्मॉल ए और स्मॉल आर का प्रयोग कर लिया है, तो हम जनरली क्या मानते हैं, प्रथम पद ए स्मॉल ए मानते हैं, सार्वनुपात आर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसने डायरेक्ट प्रयोग कर चुका है, डायरेक्ट प्रयोग कर लिया है उसमें, तो हम मान नहीं सकते। तब क्या करते हैं कि इसका हम क्या करते हैं, प्रथम पद को ए मान लेते हैं, और यहाँ सार्वंतर होगा, सार्वंतर को हम डी मान लेते हैं, सार्वंतर को हम डी मान लेते हैं,
क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो सार्वनुपात तो होगा, सार्वंतर होगा, तो सार्वंतर को हम डी मान लेते हैं, कैपिटल डी, और इसको प्रथम पद को कैपिटल ए मान लेते हैं। अब दिया है कि पीवा पद ए, तो ए पी बराबर ए, क्यूवा पद बी, ए क्यू बराबर बी, आरवा पद सी, ए आर बराबर सी। ये चीज़ हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब बाकी हमें सिद्ध करना है। पहले इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं। ए पी को हम समांतर श्रेणी में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, कैपिटल है, बराबर ए, और इसको उसी प्रकार लिख देंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर बी, इसको उसी प्रकार लिख देंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर सी, आर माइनस वन इंटू डी बराबर सी लिख दिया हमने। अब डी का अंदर गुणा करा देते हैं। यहाँ आया ए प्लस डी पी माइनस डी बराबर ए, यहाँ आया ए प्लस डी क्यू माइनस डी बराबर बी, यहाँ आया ए प्लस डी आर माइनस डी बराबर सी। इतना चीज़ें तो हमें निकाल दी। अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है और ये हमें प्रूफ करने को दिया है। यहाँ पर ध्यान से देखने में मालूम चलता है कि हम ए का मान भी निकाले हैं, बी का मान भी निकाले हैं और सी का मान भी निकाले। तो चलिए इसको रख देते हैं, उसके स्थान पर इसको रख देते हैं। तो हम LHS को ले लेते हैं और उसके स्थान पर उसको रखा हमने, क्यू माइनस आर गुड़े ए प्लस डी पी माइनस डी हो गया, प्लस आर माइनस पी गुड़े ए प्लस डी क्यू माइनस डी हो गया, प्लस पी माइनस क्यू गुड़े ए प्लस डी आर माइनस डी हो गया। अब सबका हमने गुणा कराया, अंदर क्यू का इसमें गुणा कराया ए क्यू प्लस डी पी क्यू माइनस डी क्यू, फिर आर का गुणा कराया माइनस ए आर माइनस डी पी आर माइनस डी आर, इसी प्रकार इसका भी गुणा कराया, इसी प्रकार इसका भी गुणा कराया। तो ये अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई थी, यहाँ प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू से कट जाएगा, प्लस डी पी क्यू माइनस डी पी क्यू से कट गया। इसी प्रकार सारे अपने ऋणात्मक मान से कट जाएंगे। तो जब सब कट जाएंगे तो बचेगा क्या, जीरो। तो जीरो आ गया, और जीरो ही हमें प्रूफ करना है RHS के बराबर। तो ये बराबर RHS हो गया। तो ये सवाल भी हमारा हो गया प्रूफ। तो इति सिद्धम हो गया। अब देखते हैं 16वें प्रश्न को क्या है। यदि ए कोष्ठ में ए 1/b प्लस 1/c, कामा बी कोष्ठ में 1/c प्लस 1/a, कामा सी कोष्ठ में 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब हमें ये चीज़ दिया है कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद समांतर श्रेणी में है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी समांतर श्रेणी में। चलिए देखते हैं। ये दिया है, ये हमें ए कोष्ठ में 1/b प्लस 1/c, कामा बी कोष्ठ में 1/c प्लस 1/a, कामा सी कोष्ठ में 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में। ये चीज़ हमें दी है। अब समांतर श्रेणी का एक गुण होता है, मैंने पहले ही समांतर श्रेणी के वीडियो में आपको बताया है कि समांतर श्रेणी में के पद में किसी को भी जोड़ दें, मतलब सभी पद में किसी पद को जोड़ दें, तब भी बनने वाला चीज़ समांतर श्रेणी होता है। किसी चीज़ को घटा दें तब भी बनने वाला अनुक्रम समांतर श्रेणी होता है। गुणा कर दें या भाग कर दें तब भी बढ़ने वाला अनुक्रम समांतर श्रेणी होता है। लेकिन समान पद से करना पड़ेगा हमें, जोड़ घटाना गुणा भाग। तब यहाँ पर भी हम वही ट्रिक करते हैं, सभी पदों में एक जोड़ने पर, सभी पदों में एक जोड़ देते हैं तब भी बनने वाला समांतर श्रेणी में ही होगा। तो सभी पदों में हमने एक जोड़ दिया, यहाँ +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, और ये भी समांतर श्रेणी में ही होगा। ठीक है, अब इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं 1/a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए से ए कटा एक ही आ जाएगा। इस एक को हम लिख सकते हैं b/b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b से b कटेगा वही चीज़ आ जाएगी 1। फिर यहाँ एक को c/c हमने लिख दिया, कोई फर्क नहीं, ये भी समांतर श्रेणी में ही अभी है। अब क्या करते हैं हम, इस ये एक पद हो गया पूरा और ये एक पद हो गया पूरा। देखिए अब इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो a को हमने कॉमन ले लिया, a कॉमन हो गया। कोष्ठ में क्या है, 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a। ठीक है, कामा b, यहाँ b कॉमन हम ले लेते थे, 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b हो गया। यहाँ कामा c, यहाँ c कॉमन ले लिया तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो गया। अब भी ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि कुछ हमने डिस्टर्ब तो किया नहीं, बस अंदर ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब भी ये समांतर श्रेणी में ही है। तो अब क्या किया हमने, सभी पद में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से भाग दे देते हैं। भाग देने पर तो इसे इस पद में भाग देंगे तो ये पूरा कोष्ठ के अंदर वाला कट जाएगा,
इस पद में भाग देंगे तो पूरा कोष्ठ के अंदर वाला कट जाएगा, इस पद में भाग देंगे तो पूरा कोष्ठ के अंदर कट जाएगा। और मैंने बताया कि समान पद से भाग देने पर बनने वाला अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होता है। तो अब बचा क्या यहाँ, ए बचा, यहाँ बी बचा, यहाँ सी बचा, तो ए बी सी समांतर श्रेणी में ही होंगे। अब यही हमें प्रूफ करना था, तो ए बी सी समांतर श्रेणी में हमारे प्रूफ हो गए। इति सिद्धम 16वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं 17वें प्रश्न पे क्या कह रहा है, यदि ए कामा बी कामा सी कामा डी गुणोत्तर श्रेणी में तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कामा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कामा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन गुणोत्तर श्रेणी में। अब ये चार पद हमें गुणोत्तर श्रेणी में दिया हुआ है। अब इन 3 पदों को कह रहा है कि सिद्ध कर दो गुणोत्तर श्रेणी में। चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा हम इसके लिए। हमें अब इस पूरे को हम मान लेते हैं, ये एक पद होगा, ये एक पद होगा, ये एक पद होगा, तो इस पूरे एक पद को ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। और इस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन को हम वाई मान लेते हैं, इस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन को हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। हमने एक्स वाई जेड मान लिया। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा ए बी सी डी, तो ए को हम प्रथम पद ए मान लेते हैं, बी दूसरा पद तो इसको ए आर लिख सकते हैं, सी तीसरा पद तो ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, डी चौथा पद तो ए आर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करें हम, अब हमें इन्हीं तीनों को प्रूफ करना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इन तीनों को प्रूफ करने के बजाय हम इन तीनों को प्रूफ कर देंगे तो बात वही रहेगी। तो हमें इन तीनों को गुणोत्तर श्रेणी में प्रूफ करने के लिए अगर हम y बराबर कौणी में एक्स जेड ला दें, मतलब गुणोत्तर माध्य वाला फार्मूला ला दें, तो ऑटोमेटिक गुणोत्तर श्रेणी में हमें प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए यही वाला हम काम करते हैं। इसमें ये हमें प्रूफ करना है तो ऑटोमेटिक ये गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम RHS लेते हैं। RHS हमने ले लिया कौणी में एक्स जेड। अब इसमें एक्स का मान हमने जाना है यहाँ पर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और जेड का मान भी हमने जाना है सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। अब उसको रख देते हैं, तो कौड़ी में क्या आया, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, फिर दूसरे कोष्ठ में सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, ये आया। फिर कौड़ी में क्या सॉल्व किया हमने, इसको ए की पावर एन और बी का हमने यहाँ ए का ए ही रहेगा, बी का हमने निकाला है ए आर, तो बी की जगह ए आर लिखते हैं, ए आर की पावर एन हो गया, ठीक है। अब वैसे ही इधर देखिए सी का हमने ए आर स्क्वायर निकाला है तो ए आर स्क्वायर का होल की घाते एन हो गया, प्लस डी का ए आर क्यूब निकाला है तो ए आर क्यूब का होल की घाते एन हो गया। अब यहाँ पर देखिए जितना कि होल की घाते एन है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, पूरा कौड़ी में है, यहाँ क्या आया कोष्ठ में ए की घाते एन प्लस ये क्या आया ए की घाते एन आर की घाते एन, दूसरे कोष्ठ में यहाँ ए की घाते एन आर की घाते 2n प्लस ए की घाते एन आर की घाते 3n, ये चीज़ आ गई। अब इसमें से हम an कॉमन देख रहे हैं तो इसको an को कॉमन ले लेते थे, an कॉमन लिए क्या आया 1 प्लस आर की घाते n। और यहाँ पर हम क्या कॉमन देख रहे हैं, यहाँ पर हम a r की पावर 2n कॉमन देख रहे हैं, a की पावर n r की पावर 2n कॉमन देख रहे हैं। तो a की पावर n r की पावर 2n को हमने कॉमन ले लिया, तो कोष्ठ में क्या आया, कोष्ठ में आया 1 प्लस r की पावर n आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसमें देखिए गुणे में है 1 की पावर प्लस आर की पावर n, और इधर भी गुणे में है 1 प्लस आर की पावर n। तो जब गुणा में रहता है आधार समान है, दोनों की होल की घात एक एक है, तो घात जुड़ जाएगी तो आ जाएगा 1 प्लस आर की पावर n का होल स्क्वायर। और ये चीज़ यहाँ a में देखिए आधार समान है, अब घात n n है तो घात जुड़ेगी तो आएगा a की पावर 2n r की पावर 2n गुणे में 1 प्लस आर की पावर n का होल स्क्वायर। अब कौणी का अर्थ क्या होता है कि घाते, जैसे दो कौणी में 2 है तो 2 की घाते 1/2 लिख सकते हैं, वैसे ही कौणी में इतना है इन सब की घाते 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 हमने लिख दिया। अब इसे 1/2 का भी अंदर गुणा किया तो ये 2 से 1/2 का 2 कट गया, आया कि 1 की घाते n। वैसे ही यहाँ आर की घाते n और यहाँ 2 है, उस 2 से कट गया तो आया 1 प्लस आर की घाते n, ये चीज़ आ गई। अब देखिए इसका अंदर गुणा कराते हैं, 1 से इसका गुणा हुआ तो 1 a की पावर n r की पावर n हुआ, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हुआ a की पावर n r की पावर 2n हुआ, क्योंकि r का इसमें गुणा हुआ था घात जुड़ जाएंगे तो r की पावर 2n हो गया।
अब इसको इसमें भी घातीय है, इसका भी घातीय है, तो ए आर का होल की घातीय एन लिख दिया हमने। इसमें क्या किया, ए आर स्क्वायर के होल की घातीय एन लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ए आर हमने क्या निकाला है, ए आर को हमने बी बराबर ए आर ऊपर लिखा था, तो ए आर की जगह हमने बी लिख दिया। और ए आर स्क्वायर को हमने क्या निकाला था, सी निकाला था, तो ए आर स्क्वायर को हमने सी लिख दिया। तो आया क्या, बी की घातीय n प्लस सी की घातीय n बराबर में बी की घातीय n और सी की घातीय n। देखिए यहाँ पर बी की घातीय n और सी की घातीय n बराबर में y है ही, y चल ही रहा है, तो बराबर में y हुआ, बराबर में y हुआ। देखिए LHS y आ गया, तो बराबर आ गया। देखिए यहाँ पर, अब देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो b की पावर n प्लस सी की पावर n आया। ठीक है, अब देखते हैं b की पावर n प्लस सी की पावर n है क्या। b की पावर n प्लस सी की पावर n तो y है, तो हम बराबर में y लिख सकते हैं, बराबर में हमने y लिख दिया। अब y ही हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर हमने इसको लेकर चला था और y हमें प्रूव करना था, तो y हमने प्रूव कर दिया, तो ये LHS के बराबर हो गया, इति सिद्धम हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया, तो ये XYZ GP में आ गए। और जब XYZ GP में आ गए, इसका मतलब ये तीनों भी GP में होंगे। और यही हमसे सवाल में कहा है कि इन दोनों गुणोत्तर श्रेणी में लाइए, तो गुणोत्तर श्रेणी में हमने प्रूफ कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल a तथा b हैं, तथा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल c तथा d हैं, जहां a, b, c, d गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है, तो सिद्ध कीजिए कि q प्लस p संबंधे q माइनस p बराबर 17 संबंधे 15। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। दिया है ये द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल a तथा b दिया है, ये द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल c तथा d दिया है, और कहा है कि a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है, और सिद्ध करना है ये चीज़ हमें। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। इस समीकरण का हमें मूल दिया है ए बी। अब हम जानते हैं कि मूलों का योग, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, मूलों का योग माइनस बी बटा ए होता है। तो मूलों का योग मतलब a प्लस बी बराबर क्या होगा, माइनस बी का मान है -3, तो माइनस कोष्ठ में -3 बटा ए 1 है, तो ए 1 हो गया। तो यहाँ पर आ गया मूलों का योग 3। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल मतलब ए गुणे बी बराबर सी बटा ए होता है। तो सी है p, ए है 1, तो p हो गया ए बी, मूलों का गुणनफल p हो गया। अब दूसरे समीकरण में चलते हैं। क्या दिया है हमें, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू बराबर 0, और इसके मूल हमें दिया है c और d। अब इसमें भी मूलों का योग क्या होगा, c प्लस डी बराबर माइनस बी अपान माइनस कोष्ठ में -12 बटा 1, तो ये भी 12 आएगा। और सी डी मूलों का गुणनफल q आएगा, क्योंकि q बटा 1 q ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने मूलों का योग और गुणनफल दोनों समीकरणों पर निकाला। अब ए बी सी डी जीपी में है, ये तो प्रश्न में दिया ही है। अब मान लिए हम इनका सारानुपात r है, इन जो जीपी में है ए बी सी डी, इनका सारानुपात r मान लिए हम। तो इसका क्या होगा, प्रथम पद a, दूसरा पद जो b है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए आर के बराबर। तीसरा पद जो c है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर के। वैसे ही डी जो चौथा पद है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए आर क्यूब के, क्योंकि चौथे पद को हम लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हमने देखा कि a प्लस बी बराबर 3 है, a प्लस बी बराबर 3 है, तो a का मान a ही है तो a रख देते हैं, b का मान ए आर है तो ए आर रख देते हैं। a प्लस ए आर बराबर 3, इसमें से हम a कामन ले लेते हैं, तो a कोष्ठ में 1 प्लस आर बराबर 3 आ गया, पहला समीकरण। और देखते हैं c प्लस डी बराबर 12 है, तो c का मान हम रख देते हैं, क्या निकाले हैं, c का मान ए आर स्क्वायर और d का मान ए आर क्यूब, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब बराबर 12 हो गया। तो अब इसमें से हम ए आर स्क्वायर का मान ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर का मान 1 प्लस आर बराबर 12, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 लिख दिया हमने, समीकरण 2 लिख दिया, भाग दे दिया, तो यहाँ ए कट गया, 1 प्लस आर कट गया, आया क्या, और यहाँ 3 एक बार में 4, 3 से 12 4 बार में कटा, बचा क्या हमारे पास, यहाँ 1 बटा आर स्क्वायर बचा, यहाँ 1 बटा 4 बचा। तो अब हम इसको पलट दे, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तीर गुणा ही करा देते हैं, तो क्या आया, आर स्क्वायर बराबर 4, आर स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब आर बराबर प्लस माइनस 2 आ गया। आर का मान हमने निकाल दिया, प्लस माइनस 2,
अब आर का मान +2 लेते हैं और सभी समीकरण 1 में रखते हैं। आर का मान पहले हम +2 लेते हैं और समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 ये रहा, इसमें रखते हैं हम आर का मान, तो क्या आएगा a + 1 + r = 3 है। आर का मान +2 रखते हैं, a + 1 + 2 = 3, तो a × 3 = 3, a बराबर 1 आ गया हमारे पास, a बराबर 1 आ चुका है, a बराबर 1 आ चुका है। अब हमें प्रूफ करना है क्या चीज़, प्रूफ हमें ये करना है, देखिए यहाँ पर प्रूफ हमें करना है p + q संबंधी q - p बराबर 17 संबंधी 15। तब इसको हम लिखते हैं, इसका LHS हम लिखते हैं, LHS हम लिखते हैं p + q / q - p, इसी को बराबर 17/15 प्रूफ करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो q को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि q हमारा यहाँ पर क्या निकला है, देखिए यहाँ पर q हमारा क्या निकला है, q हमारा CD निकला है, CD निकला है, q को हम CD लिख सकते हैं। और p को हम क्या लिख सकते हैं, AB, क्योंकि p बराबर AB हमने निकाला है, तो q को हम CD लिख देते हैं, p को AB लिख सकते हैं। q को हमने CD लिख दिया, p को AB लिख दिया, तो हो गया CD + AB बटा CD - AB, ये हो गया। और देखिए यहाँ पर c का मान हमने निकाला AR², d का मान हमने निकाला AR3, a का मान a और b का मान AR, इसको रख देते हैं वैसे ही। तो ये ऊपर ये चीज़ आ गई, नीचे ये चीज़ आ गई। अब गुणा कराते हैं, इसका इसमें गुणा किया तो हो गया a² r⁵ प्लस ये हो गया a² r बटा a² r⁵ 5 माइनस a² r, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसमें ऊपर हमें कॉमन दिख रहा है a² r, नीचे भी हमें कॉमन दिख रहा है a² r, कॉमन लेते हैं, a² r इसमें कॉमन ले लिया, a² r नीचे भी कॉमन ले लिया, कट गया। कोष्ट में क्या आया, r⁴ + 1 r⁴ - 1, r का मान हमने +2 निकाला ही है, माइनस नहीं लेंगे वैसे कंडीशन के हिसाब से, मतलब माइनस प्लस ही हम लेते हैं, प्लस ले लिया हमने, 2 + 2 2 की घाते 4 + 1 बटा 2 की घाते 4 - 1, ये हो गया। आर का मान हमने रखा, तो 2 की घाते 4 16 होता है, तो 16 + 1 बटा 16 - 1 आया। अब 16 + 1 17, 16 - 1 15, तो RHS निकल गया हमारा 17/15। यही हमें प्रूव करना था कि ये चीज़ 17/15 है, ये हमने प्रूव कर दिया, इति सिद्धम, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल 19वां क्या कह रहा है। दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात m संबंधे n है, तो दर्शाइए कि a संबंधे b बराबर इतना, a संबंधे इतना। ठीक है, मतलब कह रहा है कि दो समान धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात यम संबंधे n है। मतलब जो धनात्मक संख्याएं a b हैं उनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात यम संबंधी है। तो a तथा b का समांतर माध्य a + b बटा 2 होगा, a तथा b का गुणोत्तर माध्य कौणी में a b होगा, ये तो हम जानते ही हैं। अब इसका अनुपात हमें दिया है यम संबंधी n, तो a + b बटा 2 बटा कौणी में a b बराबर यम संबंधी n, यम बटा n लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने इस 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा a + b बटा 2 कौणी में a b बराबर यम बटा n, ये होगा। अब हम एक योगांतरानुपात का नियम जानते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, मतलब योगांतरानुपात नियम। ये क्या होता है पहले देखिए, जैसे कोई भी भिन्न में है x बटा y अगर है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x + y बटा x - y, मतलब ऊपर x बटा y अगर है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अंश प्लस हर मतलब x + y बटा अंश माइनस हर x - y। वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, योगांतरानुपात दोनों पक्षों में कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें करते हैं योगांतरानुपात अंश प्लस हर a + b + 2 कौणी में a b बटा में अंश माइनस हर a b - 2 कौणी में a b। वही चीज़ इधर भी करनी पड़ेगी, तो अंश प्लस हर m + n बटा अंश माइनस हर m - n, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या निकल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कौणी में a + कौणी में b का होल स्क्वायर। देखिए इसको वापस हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कौणी में a का स्क्वायर मतलब a, कौणी में b का स्क्वायर मतलब b, प्लस 2ab होता है तो +2 गुणे कौणी में ab, ये चीज़ निकल के आ जाएगी। इसको हम इस प्रकार लिख दिए, और नीचे वाले को हम कौणी में a - कौणी में b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको उस प्रकार लिख दिए।
बराबर m प्लस एन बटा m माइनस एन हो गया। अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो यहाँ से v स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से v स्क्वायर हट जाएगा, तो आ क्या गया कौड़ी में a प्लस कौड़ी में b बटा कौड़ी में a माइनस कौड़ी में b, और यहाँ पर वर्गमूल चढ़ जाएगा क्योंकि वर्गमूल हम लिए हैं, तो कौड़ी में m प्लस एन बटा कौड़ी में m माइनस एन हो जाएगा। अब फिर हम योगांतर अनुपात नियम लगाते हैं, तो क्या होता है अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर, तो अंश प्लस हर मतलब कौड़ी में a प्लस कौड़ी में b प्लस कौड़ी में a माइनस कौड़ी में b, और अंश माइनस हर नीचे होता है तो मतलब कौड़ी में a प्लस कौड़ी में b और माइनस हर होता है, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा क्योंकि माइनस होगा, तो माइनस a प्लस b हो जाएगा। बराबर में यहाँ भी अंश प्लस हर हो जाएगा और अंश माइनस हर हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए प्लस b और माइनस b कट रहा है, तो प्लस b माइनस b काट दिया, यहाँ मतलब प्लस कौड़ी में b माइनस कौड़ी में b कट रहा है तो काट दिया, यहाँ प्लस कौड़ी में माइनस कौड़ी में कट रहा है तो काट दिया हमने। तो यहाँ क्या हो गया देखिए दो कौड़ी में a हो गया, क्योंकि यहाँ पर कौड़ी में a प्लस कौड़ी में दो कौड़ी में a बटा दो कौड़ी में b हो गया। बराबर में ये चीज़ वैसे ही है, कौड़ी में m प्लस n प्लस कौड़ी में m माइनस n बटा कौड़ी में m प्लस n माइनस कौड़ी में m माइनस n। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं, यहाँ दो दो कट रहा है तो काट दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यहाँ से भी कौड़ी हट गई, यहाँ से कौड़ी हट गई, तो a बटा b बराबर इसका होल स्क्वायर बटा इसका होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों का हम क्या करते हैं, इन ऊपर का भी होल स्क्वायर कर देते हैं, नीचे का भी होल स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब कौड़ी में m प्लस n का स्क्वायर, तो m प्लस n आएगा, प्लस b स्क्वायर तो कौड़ी में m माइनस n का स्क्वायर, तो प्लस m माइनस n आएगा, प्लस क्या आएगा 2ab होता है, तो दो गुणे कौड़ी में m प्लस n गुणे कौड़ी में m माइनस n, तो कौड़ी में m गुणे कौड़ी में n है, तो कौड़ी में m में n लिख सकते हैं उसको। कौड़ी में दो चीज़ों गुणा है तो उसको एक कौड़ी में करके दोनों गुणा कर देते हैं हम लोग, इसका भी एक कौड़ी में करके दोनों गुणा करेंगे मतलब m प्लस n गुणे m माइनस n हो जाएगा। तो a प्लस b a माइनस b का फार्मूला हम जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने लिख दिया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दो कोष्ठ में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, नीचे भी ठीक उसी प्रकार कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पर प्लस n माइनस n कट गया, प्लस n माइनस n कट गया, आया क्या a बटा b बराबर 2m प्लस 2 कौड़ी में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा 2m माइनस 2 कौड़ी में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इसमें भी हमें दो कॉमन मिल रहा है तो दो कॉमन ले लेते हैं, दो हमने कॉमन ले लिया, तो दो कॉमन ले लिया तो दोनों पक्षों में दो कॉमन ले लिया तो ऊपर नीचे कट गया, आया क्या m प्लस कौड़ी में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा m माइनस कौड़ी में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये संबंध भी बराबर आ गया हमारा कोष्ठ में m प्लस कौड़ी में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर संबंध कोष्ठ में m माइनस कौड़ी में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब यही चीज़ हमें प्रूफ करना था अनुपात, ये अनुपात हमने प्रूफ कर दिया, तो सवाल 19 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं 20वें सवाल पे, क्या कह रहा है, यदि a कामा b कामा c समांतर श्रेणी में है, a b c समांतर श्रेणी में है, b c d गुणोत्तर श्रेणी में है तथा 1 बटा c 1 बटा d 1 बटा e समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि a c e गुणोत्तर श्रेणी में है। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया है a b c समांतर श्रेणी में, तो लिख दिया a b c समांतर श्रेणी में है, और अगर समांतर श्रेणी में तो इसका अगर समांतर माध्य हम निकाले तो क्या आएगा a प्लस सी बटा 2 बराबर b, ये आएगा, तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। और दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो लिख दिया है बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में। अब इसका गुणोत्तर माध्य हम निकालें तो क्या आएगा c बराबर कौड़ी में बी सी, ये आता है गुणोत्तर माध्य। अब इसका हम वर्क कर दिया दोनों पक्षों को, तो आ गया सी स्क्वायर बराबर बी डी, ये चीज़ आ गई। अब इसका हम समीकरण 2 मान लेते हैं इसी में। अब तीसरी कंडीशन में देखिए क्या दिया है, 1 बटा सी 1 बटा डी 1 बटा ई समांतर श्रेणी में, 1 बटा सी 1 बटा डी 1 बटा ई समांतर श्रेणी में हमने लिख दिया। तो इसका समांतर माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, प्रथम पद प्लस तीसरा पद बटा 2, तो प्रथम पद 1 बटा सी प्लस 1 बटा ई बराबर बटा 2 और 1 बटा डी बराबर में आएगा, क्योंकि मध्य पद बराबर होता है। अब इस 2 को इधर भेजिए तो 2 बटा डी बराबर 1 बटा सी प्लस 1 बटा ई हो गया। इसका लॉसल ले लिया सी ई, तो ऊपर आ गया सी प्लस ई। अब इसका हमने क्या किया कि डी को इधर भेजा, डी को इधर भेजा, सी ई को इधर भेजा, डी को इधर भेजेंगे तो ऊपर डी चला जाएगा, सी ई को इधर भेजेंगे तो 2 बटा सी में आ जाएगा, और सी प्लस ई को इधर भेजेंगे तो 2 बटा सी प्लस ई में आ जाएगा, और इस सी ई को इधर कर देंगे तो 2 के गुणा में चला जाएगा, तो आएगा क्या डी बराबर 2 सी ई
बटा में सी प्लस ई, इसको हमने तीसरा समीकरण मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से बी और डी का मान लेकर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 और 3 से, एक ये रहा, 3 हमने ये निकाला है, इससे बी और डी का मान निकाल कर और इस समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। समीकरण 2 है सी स्क्वायर और बी डी, और बी का मान हमने निकाला ए प्लस सी बटा 2, डी का मान निकाला 2 बटा सी प्लस ई। अब इसका हम रख देते हैं, इसमें रख दिया हमने, तो ये जो देखिए यहाँ पर फिर गुणा कर दिया तो आया 2CE, कोष्ठ में ए प्लस सी बटा में आया 2C प्लस ई। अब यहाँ हम नीचे 2 ऊपर 2 2 2 कट गया, यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ सी है, तो इस सी से ये स्क्वायर वाला कट गया, तो आया क्या, सी बराबर इसका ई का इसमें गुणा कराया तो ए ई प्लस सी ई बटा सी प्लस ई, ये चीज़ आई। अब इसमें देखिए इसका इधर ले गए तो सी से गुणा होगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ई बराबर ए ई प्लस सी ई, ये चीज़ आएगी। सी ई दोनों तरफ है तो सी ई से सी ई कट गया, तो आया क्या, सी स्क्वायर बराबर ए ई। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं तो आएगा सी बराबर कौड़ी में ए ई, सी बराबर कौड़ी में ए ई आ गया। अब देखिए ये मध्य पद अगर मान लें, इन दोनों को पहला तीसरा पद मान लें, तो ये तो गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा, क्योंकि गुणोत्तर माध्य का यही फार्मूला है, तो ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में यहाँ है, हम ये लिख सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमारा ये 20वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखते हैं 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, श्रेणी हमें पहला दिया है 5 + 55 + 555 प्लस डॉट 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 ऐसे। अब इसके हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो याद कीजिए कि हमने प्रश्नावली, पिछले प्रश्नावली जो थी उसमें हमने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया है। 9.3 में ऐसे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। तो मैंने आपको वो भी बताया है, क्या बताया था कि जब भी हमें दे 2 + 22 + 222, चाहे 3 + 33 प्लस कुछ भी दे, 5 + 55 + 555, तो उसको हम 9 + 99 + 999 के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको 9 + 99 + 999 के रूप में बनाते हैं। तो क्या होगा, पहले इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया, तो आया क्या, पोस्ट में 1 + 11 + 111 प्लस डॉट 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 ऐसे आया। फिर 9 से भाग दे दिया और 9 से गुणा कर दिया, तो यह 9 से भाग दे दिया तो 5/9 आया, 9 से गुणा किया तो इस सब में गुणा हो गया, 9 + 99 + 999 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो हमारा 9 के फॉर्म में बन चुका है। अब देखते हैं 5/9 पोस्ट में, इसको लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 100 - 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 99 - 1 प्लस ऐसे ही डॉट 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 हो गया। अब इसमें देखिए ये n पदों तक जाएगा तो हर पद में -1 आएगा हमें दिख रहा है, तो n बार -1 आएगा, n बार -1 आएगा, तो -1 गुणे n हम पहले ही लिख देते हैं, प्लस बचा क्या, 10 + 100 + 1000 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये हमें गुणोत्तर श्रेणी लग रही है। देखिए दूसरा पद बटा पहला पद 10 आया, तीसरा पद बटा दूसरा पद 10 आया, तो सारा अनुपात 10 आ गया हमारा। ये हमें 10 मालूम ही है, तो इसको गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, ए कोष्ठ में r⁻n - 1 बटा r-1, उससे इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया -n, तो आ गया 5/9 कोष्ठ में -n प्लस ए का मान 10, r का मान 10, 10 कोष्ठ में 10 गया तो n-1 बटा 10 - 1, तो ये हो गया 10 कोष्ठ में 10 की पावर n-1 बटा 9 आ गया। अब इसको हम 10/9 और 10 कोष्ठ 10 की पावर n-1 और -n को इस साइड कर देते हैं तो -n हो गया। अब इसमें 5/9 का सीधे गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 50/81 पोस्ट में 10 गया तो n-1 अब -5n/9, ये चीज़ हमारी आ गई योग। ये हमारा आंसर आ गया n पदों का योग, ये हमने आंसर निकाल दिया। तो ये n पदों का योग पूछा भी है प्रश्न में, ये हमने निकाल दिया। अब देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्या दिया है इसका। दूसरी पार्ट में हमें दिया है कि 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस डॉट 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 ऐसे ही हमें दिया है। अब हमसे कहा है कि इसके n पदों का योगफल निकालिए, तो इसके n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, देखिए
इसको भी हम सेम फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। पहले 0.1, अब दशमलव दिया है तो दशमलव में ये करते हैं, 0.1 प्लस 0.1 पर पहले बदलते हैं। तो इसमें हमने 6 कॉमन ले लिया तो क्वेश्चन में क्या आया, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 ऐसे ही आया। अब इसको भी 9 में तो हमें बदलना है किसी तरीके से, तो 9 का भाग दे देते हैं, 9 का गुणा कर देते हैं। 6/9 क्वेश्चन में 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 आया, ऐसे ही आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से आ क्या रहा है, कौन सा हमारा फार्म बन रहा है। ये 9 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, देखिए यहाँ पर ध्यान से, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 0.9 आएगा, यहाँ पर 0.99 आएगा, यहाँ पर 0.999 आएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी गलती से यहाँ 0.99 आएगा, यहाँ 0.999 आएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे ही रहेगा। अब 0.9 को हम 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, और 0.99 को हम 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं, और 0.999 को हम 1 माइनस 0.001 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 ऐसे ही। अब इसमें देखिए एक हर पद में आ रहा है, और ये कहाँ तक आएगा, यन तक, यन बार 1 जुड़ेगा, तो इसको हम 1 गुणे यन पहले ही लिख देते हैं। माइनस में क्या आया, हर जगह माइनस है बचा हुआ, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या आया, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 ऐसे ही। अब देखिए ये हमारी क्या बन रही है, ये हमारी एक जीपी बन रही है। दूसरा पद बटा पहला पद किए तो क्या आया, 1/10 बराबर 0.1 आया। फिर तीसरा पद बटा दूसरा पद करेंगे तब भी 0.1 आएगा। तो ये हमारी एक जीपी बन रही थी, इसको भी फार्मूला लगा देते हैं। ए क्वेश्चन में 1 माइनस आर की पावर एन बटा 1 माइनस आर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए है 0.1, क्वेश्चन में 1 माइनस आर है 0.1 की पावर एन बटा 1 माइनस 0.1। अब इसको क्या करेंगे, इसको नीचे आएगा 0.9, तो 0.1 बटा 0.9, और एक क्वेश्चन में आ गया 1 माइनस 0.1 की पावर एन, ये चीज़ आ गई। अब इसमें ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दे देंगे तो ये 1/9 हो जाएगा। अब बाहर हमारे 2/3 वैसे ही चल रहा है, 2/3 2/3। अब इस 6/9 को हमने 2/3 में बदल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2/3 वैसे ही चल रहा है। अब आया क्या, एन क्वेश्चन में 1/9 और क्वेश्चन में 1 माइनस 0.1 की पावर एन आया है हमारा यहाँ पर। देखिए इसमें हम क्या किए, एन क्वेश्चन में 1/9, क्वेश्चन में 1 माइनस, इसको 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 हमने लिखा, 1/10 लिखा। अब तब 1 की पावर एन होगा, 10 की पावर एन होगा, तो 1 की पावर एन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/10 की पावर एन हो गया। तो 1 माइनस 1/10 की पावर एन यहाँ पर आ गया हमारा। अब 2/3 का दोनों में गुणा कर देते हैं, क्वेश्चन में 2n/3 हो गया, और यहाँ माइनस 2/9 हो गया। क्वेश्चन में 1 माइनस 10 की पावर माइनस एन हो गया, क्योंकि 10 की पावर एन को ऊपर भेजा, 10 की पावर माइनस एन हो गया। तो यही हमारा आंसर निकल कर आ गया, यही हमें योग पूछा है, यही हमारा आंसर आ गया। तो 21वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखते हैं 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी दिया है 2 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 8 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक ऐसी श्रेणी है। अब इसका जब हम n वां पद ज्ञात करेंगे, फार्मूला an ज्ञात कर लेंगे, तो उससे हम 20वां पद निकालना हो, 30वां पद कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमें 20वां पद पूछा है, तो पहले हम n वां पद ज्ञात करते हैं, क्या होगा। देखिए यहाँ पर n वां पद क्या होगा, a1 है तो यहाँ फर्स्ट बार में 2 है, a2 है तो यहाँ 4 है, a3 है तो 6 है, मतलब a1 है तो दूना है उसके 2, a2 है तो दूना है 4, a3 है तो दूना है 6, an होगा तो दूना होगा 2n, तो पहले में 2n आ गया, फिर गुना है तो गुना रह गया। अब यहाँ से इससे 2 अधिक 4 है, इससे भी 2 अधिक 6 है, इससे भी 2 अधिक 8 है, तो वहाँ 2n है n वां पद में, 2n है तो उससे भी 2 अधिक 2n प्लस 2 होगा, तो n वां पद तो हमारा निकल गया, an बराबर 2n गुणे 2n प्लस 2। अब a20 हमसे पूछा है 20वां पद, तो a20 बराबर n की जगह सिंपल 20 रख देंगे, तो 2 गुणे 20 क्वेश्चन में 20 गुणे 2 गुणे 20 प्लस 2, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा 40, ये हो गया हमारा 20 गुणा का 40 प्लस 2 42, तो 40 गुणे 42 बराबर 1680, तो 20वां पद भी हमारा निकल गया 1680।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के सवालों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियोज़ को इसी तरह देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको दबाना पड़ेगा और उसको ऑल पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारे साथ जो भी वीडियोस बने उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ एक बात दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए जिससे मैं बता रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। आप जाकर वहाँ से इसे देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।